सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, नोट्स अवश्य बनाएं। हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो है मिडेवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री हम कल खत्म कर चुके हैं। कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दी है। यदि आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देखें। उन क्लासेस को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें। ठीक है दोस्तों, आज से हमारी मिडेवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है और मिडेवल हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है अरबों का आक्रमण। क्या है दोस्तों? अरबों का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस क्लास को पूरा ध्यान से देखेंगे और शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की मिडेवल हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास यानी मिडेवल इंडियन हिस्ट्री के चैप्टरों के बारे में जान लेते हैं। हमको क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है भारत पर अरबों का आक्रमण, जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में भी हम आज ही पढ़ेंगे और मोहम्मद गौरी के बारे में भी आज ही पढ़ेंगे। तो ये जो आज हमारे शुरू के 3 चैप्टर हैं, आज इनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी अगली क्लासों में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सल्तनत काल को पढ़ेंगे, जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। फिर विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे और स्वतंत्र कुछ प्रांतीय जो राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और मुगल शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम पढ़ेंगे मराठाओं का उत्कर्ष। इनके बारे में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारी ये सब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम आधुनिक भारत में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमको पढ़ना है, जिसमें से आज की क्लास में हम ये 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से? एक तो भारत पर अरबों का आक्रमण, एक महमूद गजनवी और एक मोहम्मद गौरी। इन तीनों के बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण। ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में। ठीक है, या आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उससे नोट्स कर लेना। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण 2 तरह से हुए। कैसे? एक तो अरब मुस्लिम आक्रमणों ने किए। किसने किए? एक तो अरब मुस्लिम आक्रमण थे, एक तुर्की मुस्लिम आक्रमण थे। कौन कौन थे? एक तो अरब मुस्लिम आक्रमण थे, एक तुर्की मुस्लिम आक्रमण थे। अरब मुस्लिम आक्रमण जैसे हुए तो दोस्तों बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन एक सफल जो आक्रमण होता है उसको तो हमको ज्यादा याद रखना है। हुए थे लगभग बहुत सारे आक्रमण, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर, 712 एडी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। हुए तो बहुत सारे आक्रमण थे, पर आपको याद क्या रखना है कि पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 एडी में। ये क्लियर? बिल्कुल। उसके बाद तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुए, जिसमें महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया और उसके बाद तो दिल्ली सल्तनत आएगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 प्रकार से मुस्लिम आक्रमण हुए, एक अरब मुस्लिम आक्रमण हुए, एक तुर्की मुस्लिम आक्रमण हुए। ये याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, 712 एडी में भारत पर प्रथम सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण, ना कि तुर्की, प्रथम अरबी सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब किया? 712 एडी में किया। और कहां पर किया? सिंध के राजा दाहिर के साथ। सिंध के राजा किसके साथ? दाहिर के साथ। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया तो किससे युद्ध किया? तो सिंध के जो राजा दाहिर थे उनके साथ कौन सा युद्ध हुआ? रावर या रेवार के युद्ध। क्या हुआ दोस्तों? रावर या रेवार का युद्ध हुआ था। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो आप बताएंगे 712 एडी में भारत पर पहला सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण हुआ। और किसके साथ हुआ? सिंध के राजा दाहिर के साथ हुआ, जो कि रावर या रेवार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर होगा? बिल्कुल। उसके बाद जान लेते हैं इसके उद्देश्य क्या थे, इसने मतलब आक्रमण क्यों किया मोहम्मद बिन कासिम ने
भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो अब ज्यादातर जो आक्रमणकारियों के उद्देश्य होते हैं वो इसके थे, पहला धन दौलत लूटना, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और जो तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो था तात्कालिक कारण, इराक के शासक अल हजाज की समुद्री जहाज को सिंध में इसने रोक लिया था। ऐसा माना जाता है, सबसे जो तात्कालिक कारण है वो यही माना जाता है कि इराक के शासक अल हजज के समुद्री जहाज को इसने रोक लिया था। फिर मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने भेजा था राजा दाहिर से कहने के लिए कि आप हमारे जहाजों को लौटा दीजिए, और राजा दाहिर ने नहीं लौटाया, तो उसी के कारण ये युद्ध हो गया। तो ठीक है कि देवल के समुद्री लुटेरे ने लूट लिया। किसने लूट लिया? समुद्री लुटेरे ने लूट लिया। और जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने कहा था राजा दाहिर से, क्या कहा था कि आपके कुछ समुद्री लुटेरे हैं, उन्होंने हमारे राजा का जहाज लूट लिया, आप उनको लौटा दीजिए। राजा दाहिर अपने राजा, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लौटाएंगे, तो इनका युद्ध हो गया, ये कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है 713 ईडी में मुल्तान के, दोस्तों मुल्तान जिसको स्वर्ण नगरी कहते हैं, पर आक्रमण किया। किस पे? मुल्तान जिसको स्वर्ण नगरी कहते हैं उस पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो आप कहेंगे इसकी जानकारी हमको अली अहमद की चचनामा से मिलती है। कहां से मिलती है? अली अहमद की चचनामा से मिलती है। अब एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया कि चचनामा के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे अली अहमद है। कौन है? अली अहमद है। अब आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला अरबी सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तो आप बताएंगे 712 ईडी में हुआ। किसके खिलाफ हुआ, तो आप बताएंगे सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ हुआ। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? रावर या रेवार के युद्ध से जाना जाता है। ठीक है, और उसका जो प्रमुख कारण माना जाता है, क्या माना जाता है कि इराक के शासक अल हजाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, उसके कारण ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, उसके बाद 713 ईडी में मुल्तान में स्वर्ण नगरी पर आक्रमण किया इसने। उसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो आप कहेंगे अली अहमद की चचनामा से मिलती है। कहां से मिलती है इसकी जानकारी, तो आप कहेंगे अली अहमद की चचनामा से हमको इसकी जानकारी मिलती है। ये क्लियर? बिल्कुल। अब अरबी आक्रमण हुआ तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए दोस्तों, जब हमने यूनानी आक्रमण पढ़े थे और आक्रमण पढ़े थे तो क्या हुआ, उनका भी तो भारत पे प्रभाव हुआ। उनका भी तो भारत पे प्रभाव हुआ। जब कोई देश, दोस्तों जब कोई हम पे आक्रमण करेगा या हम किसी पे आक्रमण करेंगे या हम कहीं जाएंगे तो हम वहां की संस्कृति लेंगे और हमको उनको भी थोड़ी संस्कृति लेंगे, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो ऐसे हुआ था। अरबी आक्रमण पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा था वो जान लेते हैं। भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ? भारत में इस्लाम धर्म का प्रभाव हुआ। ठीक है, भारत अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान का आदान प्रदान हुआ। किस किस का? भारत में अरब संस्कृति आई। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान आएगा तो उसके साथ उसकी संस्कृति भी आएगी। व्यापार का आदान प्रदान हुआ, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ, ये सब भारत में आए। ठीक है, ऊंट पालने की प्रथा कहाँ से प्रचलन में हुई, तो आप कहते हैं अरबी आक्रमण के बाद हुई। ऊंट पालने की प्रथा कहाँ से प्रचलन में हुई? अरबी आक्रमण के बाद हुई। ठीक है, खजूर की खेती भी कहां से आई? अरबी आक्रमण, अरबियों से आई। ठीक है, और उसके बाद दिरहम नाम की मुद्रा भी भारत में आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट जजिया कर, जजिया नामक कर, ये पूछा जाता है जजिया नामक कर किसने लगाया सबसे पहले, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया सबसे पहले। ठीक है, और ये क्या था? ये गैर मुस्लिम कर था, मतलब जो मुसलमान नहीं होते थे, जो मुस्लिम नहीं होते थे, उन पे ये कर लगाया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ज्ञान आया। ज्ञान में क्या क्या हुआ दोस्तों? ज्ञान में बहुत सारी चीजें आई। और ज्ञान सबसे पहले कहाँ गया था? ज्ञान दोस्तों जब हम आएंगे, हमारे पास कोई आएगा तो हम उसको कुछ तो ज्ञान देंगे। तो भारत से क्या गया? भारत से दशमलव प्रणाली गई। क्या गई? भारत से दशमलव प्रणाली ली। किसने? अरबियों ने। ठीक है, उसके बाद अल ख्वाजिम गई, अरब गई, और अरब से होते हुए यूरोप गई। ये वाली प्रणाली कौन सी? दशमलव प्रणाली। हमने अरबों से क्या लिया? तो हमने अरबों से मानसून शब्द को लिया, मानचित्र कला को लिया। ये दोनों चीज हमने अरब से लिखे, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य में क्या क्या था? तो आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र, इनका अरबी में अनुवाद किया गया। किस किस का? आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत का, चरक संहिता का, सुश्रुत संहिता का, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया था। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बुक थी, उनका भी हिंदी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, सॉरी अरबी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अज फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत। किसका दोस्तों? अज फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत व खांडन्य खाद्य को अरबी में अनुवाद किया था। ये याद रखेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है क्या क्या। ऊंट पालन की प्रथा कहां से आई? अरब से आई। खजूर की खेती कहां से आई? अरब से आई। दिरहम नामक मुद्रा कहां से आई?
अरब से आई। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है। पहला क्लियर, अरबी आक्रमण, जिसमें हमको सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ना था, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को, वो हमने जान लिया। अब पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी को, दूसरे अध्याय को। ठीक है, ये कहाँ के आक्रमण थे? ये तो तुर्की मुस्लिम आक्रमण थे। कैसे आक्रमणकारी थे? तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है, हमारा दूसरा अध्याय ये है। सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। ठीक है, 932 एडी में, कब दोस्तों? 932 एडी में अलप्तगिन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो किसने की? अलप्तगिन नामक तुर्क सरदार गजनी ने साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे गजनी, जो कि अफगानिस्तान में ये इनकी राजधानी थी। ठीक है, सन 1977 एडी में दामाद व गुलाम सुबुक्तगिन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम कौन था? यह भी पूछा जाता है। भारत पर अरबी कौन था? तो मैंने आपको बता दिया, मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम कौन था? तो आप बताएंगे सुबुक्तगिन। कौन था? सुबुक्तगिन था। ठीक है, 998 एडी में सुबुक्तगिन का पुत्र महमूद गजनवी शासक बना। कौन बना? महमूद गजनवी शासक बना गजनी का। ठीक है, उसके बाद आपने उपाधियां कौन कौन सी धारण की, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी की उपाधियां क्या क्या थी? तो बगदाद के खलीफा अल हादिल बिलाल ने इसको कुछ उपाधियां दी थी, वो जान लेते हैं। सबसे पहले यामीन उद दौला की इसको उपाधि दी थी, यामीन उल मिल्हा की उपाधि दी थी, और प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गजनी शासक कौन था? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था। कुछ इसकी अन्य उपाधि भी है, वो भी जान लेंगे। इसने गाजी की उपाधि धारण की, बुत्सगिन की उपाधि धारण की। अब ये बुत्सगिन क्या होता है दोस्तों? बुत्सगिन होता है मूर्ति भंजक। क्या होता है? मूर्ति भंजक, मतलब मूर्तियों को जो सबसे ज्यादा तोड़ता है ना, उसको बुत्सगिन कहते हैं। तो ये अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था, मतलब बुत्सगिन कहता था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए। काफी इसकी उपाधियां जो है वो पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, भारत पर गजनवी के प्रमुख आक्रमणों के बारे में जान लेते हैं। भारत में गजनवी ने कौन कौन से आक्रमण किए थे? ठीक है, इतिहासकार हेनरी एलियट, किसके अनुसार? इतिहासकार हेनरी एलियट के अनुसार भारत पर गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, कारण क्या था? वही कारण था जो मोहम्मद बिन कासिम का था, धन प्राप्त करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, यही सब प्रमुख कारण थे, और मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार करना, ये इसका कारण था। ठीक है, और प्रमुख आक्रमण क्या थे वो जान लेते हैं। सबसे पहले भारत में अधिकांश आक्रमण जो हुए वो कहाँ से हुए? खैबर दर्रे का प्रयोग करके इसने किए थे। कहाँ से किए? अधिकांश जो आक्रमण है इसने खैबर दर्रे का प्रयोग करके किए थे। ठीक है, प्रथम कब किया इसने? तो 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर, जिसको पेशावर व अन्य इलाकों पर इसने आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ, हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे पेशावर और अन्य इलाकों पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, द्वितीय कब हुआ? 1001 में हुआ, हिंदू शाही राजा जयपाल। कौन दोस्तों? हिंदू शाही राजा जयपाल, जिसपे सुबुक्तगिन ने किया था। किसने? सुबुक्तगिन ने भी इस पे हमला किया था, और इस पे किसने भी किया? गजनवी ने भी इस पे हमला किया था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? बेहिंद पेशावर। क्या थी? बेहिंद पेशावर इसकी राजधानी थी। इसका राजा कौन था? तो राजा जयपाल था, मैंने आपको बता दी। जब दोस्तों गजनवी ने इस पे आक्रमण किया ना, तो इसको हरा दिया, इसके यहाँ से धन दौलत लूट के ले गया, तो ये मतलब शर्म से लज्जित हो गया और इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, जयपाल ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जयपाल का बेटा आनंदपाल शासक बना। कौन बना? जयपाल का बेटा आनंदपाल शासक बना। ठीक है, चलिए। उसके बाद 1014। दोस्तों हम सारे युद्ध नहीं पढ़ेंगे, इसके सारे आक्रमणों को नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपोर्टेंट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को जानेंगे। तो 1014 में इसने थानेश्वर पे हमला किया, जो कि हरियाणा में चंद्र स्वामिनी मंदिर को लूटा था। किसका मंदिर था? श्री कृष्ण का मंदिर था। किसको लूटा? चंद्र स्वामिनी मंदिर को लूटा, जो किसका मंदिर था? श्री कृष्ण का मंदिर था। ठीक है, फिर उसके बाद 1018, जिसको गंगा घाट में कहते हैं, कहाँ किया था? कन्नौज मथुरा वाले इलाके में प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। इस समय उसका राजा कौन था? गुर्जर पृथ्वी राजा राज्यपाल था। कौन था? गुर्जर पृथ्वी राजा राज्यपाल था। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको ये तीनों याद रखने। ठीक है, 1019 से 20 के बीच में इसने कालिंजर अभियान किया, कहाँ किया? जिसका शासक कौन था? चंदेल शासक विद्याधर था। कौन था? चंदेल शासक
विद्याधर था। ठीक है, उसके बाद इसने 16वां आक्रमण जो 1025 में किया, कहाँ किया? सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ का शिव मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, शासक कौन था इस समय गुजरात का? चालुक्य शासक वंश का कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। ठीक है, सिंध नदी पर जाटों ने इसको लूट लिया। किसको? गजनवी ने। जब ये सोमनाथ के मंदिर का मतलब पैसा लूट के ले जा रहा था, तब इसको सिंध नदी पर जाटों ने इसको लूट लिया। और 17वां जो इसका आक्रमण का था अंतिम 1027 में हुआ, मुल्तान के पास खोकर जाटों के विरुद्ध हुआ था। उसी के बाद ये मर गया था। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये इसके कुछ प्रमुख जो अभियान थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ज्यादा आपको याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है जैसे सोमनाथ का शिव मंदिर पर आक्रमण कब किया, तो 1025 में किया, यही आपको याद रखना है। ठीक है, ज्यादा आपको याद नहीं रखने। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनवी अन्य महत्वपूर्ण तत्व उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेना में तिलक नामक हिंदू सेनापति था। कौन था? हिंदू सेनापति था तिलक नामक। किसकी सेना में? गजनवी की सेना में। ठीक है, संस्कृत व अरब मुद्रा लेखक के 7 चांदी के सिक्के जिसको दिरहम कहते हैं वो इसने चलाए थे। किसके? संस्कृत के साथ। दोस्तों बड़ी बात है, आप सोच रहे हैं कि एक अरबी आक्रमणकारी संस्कृत का प्रयोग कैसे कर लेगा, तो ये बड़ी बात है। संस्कृत व अरब में मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के दिरहम में चला है, जिसको दिरहम कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ कुछ प्रमुख साहित्यकार आए थे, इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी की किताब का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। क्या है? तहकीक ए हिंद। किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। एग्जाम में पूछा जाता है अल-बरूनी की किताब का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तहकीक ए हिंद। क्या? तहकीक ए हिंद। किस भाषा में? अरबी में। नेक्स्ट है फिरदौसी, काफी इंपोर्टेंट है। फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा। क्या है? शाहनामा, जो कि महान फारसी का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और इसने पूर्व का होमर भी ग्रंथ लिखा। इसने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था, ये आपको याद रखना है। फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा है, जो कि फारसी का एक महान ग्रंथ है। ठीक है, पूर्व का होमर ये भी लिखा था, और इसने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था, तो फिरदौसी ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है उतबी। उतबी ने क्या लिखा है दोस्तों? दरबारी इतिहासकार था इसका। किसका? गजनवी का। इसने एक पुस्तक लिखी है तारीख ए यामिनी। क्या लिखी है? तारीख ए यामिनी। किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी है। याद रखेंगे बिल्कुल। एक और था बहकीक, इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बस एक याद रख लेंगे इसकी पुस्तक तारीख ए सुबुक्तगीन। क्या लिखा है इसने? तारीख ए सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी है। बाकी आपको ज्यादा याद नहीं रखना, ये याद रख लेंगे बिल्कुल। चलें आगे, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में, जो हमारा अध्याय नंबर 3 है। 2 अध्याय हमने पढ़ लिए, देखा कितनी जल्दी पढ़ लिया, और मैंने आपको इंपोर्टेंट चीज भी बता दी। ठीक है, अब हमारा अध्याय नंबर 3 स्टार्ट होता है, जो कि है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, इसका सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। 1173 ईडी में, कब दोस्तों? 1173 ईडी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, मौजुद्दीन मोहम्मद बिन शामिश का नाम भी था, गजनी का शासक बना। ठीक है, 1075 एडी में खैबर से गोमाल दर्रे से भारत आया। कहाँ दोस्तों? खैबर और गोमाल दर्रे से भारत आया। मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। किस पे? मुल्तान पे प्रथम आक्रमण किया, जिसको क्या कहते थे? स्वर्ण नगरी कहते थे। इस पे इसने प्रथम आक्रमण किया था। ठीक है, कारण क्या था? वही कारण था, धन की प्राप्ति, साम्राज्यवाद, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, ये प्रमुख कारण थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत पर प्रमुख आक्रमण, इसके जान लेते हैं क्या क्या थे। तो सबसे पहले 1175 में मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया इसने। कार कमातियों को हराकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद गुजरात पाटन पर आक्रमण किया इसने। चालुक्य राजा भीम द्वितीय, जो उनकी संरक्षणिका कौन थी? नायिका देवी थी। ठीक है, माउंट आबू के पास गौरी को पराजय मिली। किससे? भारत में प्रथम बार। किसको दोस्तों? गौरी को पराजय मिली भारत में प्रथम बार, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा दोस्तों? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। किस किस के बीच हुआ? ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया दिया था, जब एंशिएंट हिस्ट्री के हम लास्ट पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की
विजय हो गई। ठीक है, उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई और मोहम्मद गौरी की विजय हो गई। ठीक है, इतना याद रखेंगे, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, बस रिवीजन है। पृथ्वीराज चौहान जिसको राय पिथौरागढ़ भी कहते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय था, मैंने आपको बताया था। दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर, दिल्ली की संस्थापना किसने की? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनंगपाल तोमर ने की, जो कि इनके नाना थे पृथ्वीराज चौहान के। इनको दिल्ली व अजमेर मिला था, जिससे इनको दिल्ली मिली थी, और अजमेर में तो इनके पिताजी थे, उनका राज था, तो वो भी इनके पास थे। ठीक है, चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया था इन्होंने, और वह सेनापति आला व उदल की मृत्यु भी की थी इनकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनका दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई था। कौन था? चंद्रबरदाई था। जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? आप कहेंगे पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है। ठीक है, उसके बाद ये गौरी के और आक्रमण है अंतिम। 1203 में ऐबक ने कालिंजर अभियान किया। उसके बाद चंदेल शासक परमर्दी देव को भी इसने हराया था। ठीक है, 1203 में। और 15 मार्च 1206, कब दोस्तों? 15 मार्च 1206 खोकर सरदारों द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई। इसके द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई, खोकर सरदारों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ। अब दिल्ली सल्तनत हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी सी कुछ जान लेते हैं इसके अन्य तत्वों के बारे में, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी, ये काफी पूछा जाता है। देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए? मोहम्मद गौरी ने चलाए। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के भी चले थे। उत्तर भारत में एकता प्रणाली लागू हुई थी। क्या? उत्तर भारत में एकता प्रणाली लागू हुई थी पहली बार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकता प्रणाली किसने लागू की? मोहम्मद गौरी ने लागू की। किसने की? मोहम्मद गौरी ने लागू की। इसके 4 प्रमुख गुलाम थे, जिनको ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसको लाहौर और दिल्ली सौंप गया। उसके बाद यलदौस था, जिसको गजनी सौंप गया। उसके बाद कुबाचा था, जिसको कच्छ व सिंध का इलाका सौंप के गया था। और एक था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी को बंगाल व बिहार का सौंप के गया था। तो 4 इसके प्रमुख गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाहौर और दिल्ली दे दी थी, यलदौस को गजनी दे दी थी, कुबाचा को कच्छ व सिंध दे दिया था, और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का प्रांत दे दिया था। ये प्रमुख थे। ठीक है, इसके सबसे अब जान लेते हैं दोस्तों बख्तियार खिलजी के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बख्तियार खिलजी, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, 1200 से लेके 1204 तक ये बंगाल में बिहार पर इसने आक्रमण किए। और शासक कौन था? इसका शासक था उस समय लक्ष्मण सेन। कहां पर था? बंगाल और बिहार का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। ठीक है, इसने, ये इंपोर्टेंट है, क्या? नालंदा व विक्रमशिला को तहस नहस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। दोस्तों ऐसा कहा जाता है जब इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। तो उस समय तक वो जो आग लगी थी ना, लगभग 3 महीनों तक, क्या दोस्तों? लगभग 3 महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग जलती रही थी। मतलब उसमें इतनी सारी पुस्तकें थी, तो इनको उसने जला दिया था। ठीक है, लखनऊ को राजधानी बनाया। गलती क्या थी? असम के महाराज्य पर इसने हमला कर दिया था, ये इसकी गलती मानी जाती है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब जो जान लेते हैं अंतिम टॉपिक, प्रमुख भारत के जो प्राचीन विश्वविद्यालय है उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अपने भारत के बारे में जो प्राचीन विश्वविद्यालय उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तक्षशिला। क्या? तक्षशिला वर्तमान पाक के पंजाब में। कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में है तक्षशिला। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, इंपोर्टेंट वाली बात है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है। कौन सा है? तक्षशिला है। ठीक है, 700 बीसी से लेके 800 बीसी के बीच में ये बना था। कौटिल्य, पाणिनि और प्रसेनजीत, इसमें इन्होंने क्या दी थी? अपनी शिक्षा भी ली थी और उनमें टीचर भी थे। कौटिल्य तो इसमें जिसको क्या कहते हैं? कौटिल्य को क्या कहते हैं? चाणक्य गुप्त भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा। आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र था। किसका? आयुर्वेद विज्ञान का ये केंद्र माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है नालंदा। नालंदा भी काफी इंपोर्टेंट है, वर्तमान बिहार में। कहाँ पे? वर्तमान बिहार के राजगिरी में। ठीक है, वर्तमान में भारत का प्राचीनतम कौन था? सबसे जो प्राचीनतम अभी वर्तमान में, वो नालंदा विश्वविद्यालय ही है। ठीक है, कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। आपको ये बताना है तक्षशिला को किसने बनवाया था, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, 413 एडी में। कब बनाया था? 413 एडी में बनवाया था। ठीक है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, महायान क्या है? बौद्ध धर्म की एक शाखा है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विक्रमशिला। विक्रमशिला वर्तमान में कहां पर है? बिहार में, भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में। ठीक है, पाल शासक किसने बनवाया इसको? पाल शासक धर्मपाल ने बनवाया। किसने बनवाया?
पाल शासक धर्मपाल ने बनाया। बख्तियार खिलजी द्वारा इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है वल्लभी। वल्लभी कौन सा? वल्लभी विश्वविद्यालय। सौराष्ट्र कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात वाले इलाके में। प्रशासनिक शिक्षा केंद्र था ये, ऐसा माना जाता है। चीनी यात्री इत सिंह भी इसमें आया था वल्लभी में, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वल्लभी। ये कुछ भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज हमने दोस्तों 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इनके बारे में हमने आज पढ़ लिया डिटेल से। जितना इनसे क्वेश्चन बन सकते थे सब हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पीडीएफ को डाउनलोड करना, अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। नोट्स इसलिए बनाना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें, क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।